हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू पीपीटी नीट। जो चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं वो आपकी क्लास 11 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी काट दी गई हैं। जो भी बेसिक्स थे टिश्यू के वो सारी चीजें हट गई हैं। अर्थवॉर्म वैसे भी नहीं था, उसका हटना नॉर्मल है। लेकिन जब भी आप ये चैप्टर करिएगा, जब भी आप टिश्यू करिएगा तो डिटेल्ड में ही पढ़िएगा कि सिंपल टिश्यू क्या है, उसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेन्काइमा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, जितनी भी चीजें दी गई हैं उसको डिटेल में पढ़िएगा। सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन उसको मत पढ़िएगा, बट पूरा पढ़िएगा। जो बाकी का पोर्शन बचता है उसको जरूर पढ़िएगा। और इसके अलावा कॉकरोच मैंने ऑलरेडी करा दिया है, टिश्यू का भी पार्ट मैंने करा दिया है। अगर आपको करना होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है क्लास 11 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वहां से जाकर के आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो आज हम लोग करेंगे वो है अपना फ्रॉग। फ्रॉग एनसीईआरटी से ही करिए, फ्रॉग हो या फिर कॉकरोच हो। देखो, जो भी ऐसा पॉइंट होगा ना जो कि एनसीईआरटी के बाहर का जाना होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी से ही आने वाली है। घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसी में फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो बेहतर है एनसीईआरटी की लाइंस को समझते रहो। ज्यादातर क्या होता है बच्चों के साथ कि लेक्चर उन्हें समझ में आ जाता है, नोट्स समझ में आ जाता है, क्योंकि नोट्स हमारी लैंग्वेज में होता है। टीचर कोई भी टीचर कराते हैं तो इजी करा करके ही नोट्स में लिखाते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी की लाइंस नहीं समझ में आती हैं। तो पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे, हर एक लाइन का मीनिंग समझते हुए चलेंगे। फ्रॉग बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि नीट का पेपर देने जाते हैं लेकिन फ्रॉग ही छोड़ करके चले जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगर अच्छा टॉपिक है, मे बी आपके एक दो क्वेश्चन अगर आते भी हैं, एक बार पढ़ने की बारी है। सिर्फ एक बार पढ़ो, उसके बाद अगर आप 1 वीक के बाद भी पढ़ोगे ना, ये देखो चैप्टर्स कुछ होते हैं जिसको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। बट फ्रॉग एक ऐसा चैप्टर है, आपने आज पढ़ दिया, उसके बाद अगर आप 1 वीक के बाद भी पढ़ोगे ना तो भी आपको चीजें 90%, 70-80% चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। और हाँ, फ्रॉग में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे ना, हम लोग अभी ऑर्गन सिस्टम पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके का डाइजेशन है, किस तरीके का रेस्पिरेशन है। थोड़ा बहुत आप ह्यूमन के साथ लिंक करते हुए चलोगे ना तो आपको इजी लगेगा, आपको समझने में आसान होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सेम है, बट थोड़ा बहुत लिंक करते हुए चलना। आपको जो भी टर्म्स होंगे ना उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एनसीईआरटी लेकर के बैठिएगा, हर एक चीज आपको क्लास में समझ में आ जाएगी। आप 2x पे करके देखिए, अगर आपको टाइम बचाना है तो, अगर आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। अदरवाइज नॉर्मल स्पीड को चलने दीजिए, बहुत ज्यादा स्लो हम लोग वैसे भी नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, चलो फ्रॉग से स्टार्ट करना है हमें। तो जो पहली लाइन लिखी गई है वो ये है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर। जो अपना फ्रॉग है वो आपका लैंड पे भी रह सकता है, आपका वाटर में भी रह सकता है। जब आप लोगों ने कभी जिंदगी में अगर प्लांट किंगडम पढ़ा है तो उसमें एक आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोला जा रहा है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपका लैंड में भी है, वाटर में भी है। तो इसीलिए जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग कहाँ पे होता है? फ्रॉग आपका लैंड पे भी रह सकता है और आपका फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मतलब पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। क्लास क्या होगी? क्लास है इसकी एम्फीबिया, याद रखिएगा, क्लास है एम्फीबिया। फाइलम है कॉर्डेटा। और जो इंडिया में फ्रॉग की वैरायटी पाई जाती है वो होती है आपकी राना टिग्रीना। क्या होती है आपकी? वो है आपकी राना टिग्रीना। तो पहला जो पैराग्राफ है उसमें 3 चीजें लिखी गई हैं कि जो आपका फ्रॉग होता है वो आपका लैंड में भी रह सकता है, आपका फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। क्लास होती है एम्फीबिया, फाइलम है कॉर्डेटा। जो इंडिया में हम लोग फ्रॉग देखते हैं वो होता है आपका राना टिग्रीना। देखो, आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ हुआ, मैंने अभी तुरंत आपको रिवाइज किया। ठीक है, 3 लाइन थी बट 3 लाइन मैंने आपको बता दी, हाँ ये चीजें लिखी हैं। आपको खुद से भी यही चीज करनी है। आपने एक पैराग्राफ कर लिया, एक पैराग्राफ करने के बाद थोड़ा रिकॉल करने का ट्राई कीजिए कि हाँ एक पैराग्राफ था, इसमें ये 10 लाइन लिखी गई थी, तो 10 लाइन में से ऐसी ऐसी चीजें थी। 10 में से अगर आपको 6 भी याद रह रही है ना, बहुत अच्छी चीज है। मान लो 6 भी नहीं याद रह रही है, अगर आपने पहली बार आप स्टार्ट करो, 4 याद रह रही है, 5 याद रह रही है, इससे कम नहीं याद होगा, क्योंकि कोई आपका फिजिक्स क्लास नहीं चल रहा है, बायो का क्लास है। आप एक बार सुनोगे, 10 में से 5 पॉइंट आपके दिमाग में जाना तय है। ठीक है, इस तरीके से बार बार रिकॉल करोगे तो एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। बच्चा पूरे साल भटकता रहता है कि कैसे एनसीईआरटी पढ़े, कैसे एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन यही इजी तरीका है और यही हर कोई करता है, यही हर कोई करता है। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने किया, हम लोगों ने क्या देखा कि जो फ्रॉग है वो आपका लैंड पे भी रह सकता है, आपका फ्रेश वाटर पे भी रह सकता है। क्लास होगी एम्फीबिया, फाइलम है कॉर्डेटा। और द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, जो सबसे ज्यादा कॉमन स्पीशीज फ्रॉग की इंडिया में मिलती है वो होती है आपकी राना टिग्रीना। क्या है? राना टिग्रीना है। इसके बाद लिखा गया है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है
वो दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता। जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का, हम लोगों ने हमेशा क्या देखा है कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ओ इससे ज्यादा चला गया तो बुखार हो गया। हम लोग हमेशा ये देखते हैं ना कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कैसा रहेगा, हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कैसे, कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा हम लोगों ने यही देखा। बट जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के साथ ऐसा नहीं है। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो फ्रॉग का भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है। यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। दियर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है कि सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पाइकिलोथम्स, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, पाइकिलोथम्स बोला जाता है या कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोला जाता है। इसको याद रखिएगा, अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो उसमें बताया गया है कि कौन से फाइलम्स है जो उसमें कोल्ड ब्लडेड आते हैं, कौन से हैं जो कोल्ड ब्लडेड नहीं है, जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद कर लीजिएगा, बट फिलहाल इतना याद रखिए कि जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखते हैं, जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है, उन एनिमल्स को पाइकोलोथर्म्स बोलते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोला जाता है। तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। You might have also noticed change in the color of the frog while they are in grass or on dry land. आप लोगों ने, पता नहीं आपने कभी फ्रॉग देखा है या नहीं देखा है, लेकिन फ्रॉग के साथ ऐसा होता है कि फ्रॉग अगर आप ग्रास पे देखोगे तो उसका कलर अलग होगा, जब आप उसे ड्राई लैंड पे देखोगे तो उसका कलर अलग होगा। ड्राई लैंड मतलब मिट्टी समझ लो, जहाँ पे ग्रास नहीं है। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, खुद को दूसरों से, दूसरे जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए, सांप उसको खाना चाहे, ठीक है, दूसरों से प्रोटेक्ट करने के लिए वो कैमोफ्लेक्स शो करते हैं। और यही जो कलरेशन है ना, इसी को मिमिक्री कहा जाता है। समझ आया? देखो, जो फ्रॉग है अगर वो ग्रास पे चल रहा है, ठीक है, ग्रास पे है तो उसका कलर अलग होगा, ठीक है, उसमें मिल जाएगा। और अगर वो ड्राई लैंड पे है, ड्राई सरफेस पे है तो उसका कलर अलग होगा। अब एक बात बताओ, कोई भी अपना रंग क्यों बदल रहा है बार बार? रंग इसलिए बदल रहा है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है अपने एनिमी से, ठीक है, खुद को बचाना चाहता है, जिंदा रहना चाहता है। तो जो बार बार वो अपने कलर को चेंज करता है, इसी को बोला जाता है मिमिक्री। तो फ्रॉग जो होता है वो मिमिक्री शो करता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, वो ये है, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस्ड, ये हो गया ना, देखो, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंज इन द कलर ऑफ द फ्रॉग, आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग का कलर चेंज होता रहता है। अगर वो ग्रासेस पे है तो उनका कलर कुछ और होगा, एंड ऑन ड्राई लैंड, अगर वो ड्राई लैंड पे है तो उसका कलर अलग होगा। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज, इसको बोलेंगे कैमोफ्लेज। उनके पास, जो फ्रॉग होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है खुद का कलर चेंज करके, इसको हाईलाइट कर लीजिए, दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो खुद का कलर चेंज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किससे प्रोटेक्ट करना है? एनिमी से प्रोटेक्ट करना है, कि कोई आकर उनको खा ना ले। और इसको क्या बोलेंगे? कैमोफ्लेज बोला जाता है। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन हो रहा है, जिसका कलर चेंज हो रहा है, इसी को मिमिक्री बोला जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी। फ्रॉग हम लोग कब देखते हैं, क्या पता? फ्रॉग हमेशा निकलता है बारिश के टाइम पे। बारिश आप देखोगे जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहां पे आपको छोटे 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 जो मेंढक होते हैं, छोटे छोटे उनके जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो कूदते हुए आपको दिख जाएंगे। तो एक्चुअली उसको टर्म दिया जाता है लीपिंग, हम लोग जंप करते हुए देखते हैं ना, तो जंप करने को लीपिंग बोला जाता है। तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो आपको कब दिखते हैं? जब बहुत ज्यादा समर होगी या बहुत ज्यादा विंटर होगा, तब आपको फ्रॉग नहीं दिखाई देगा, ठीक है। बारिश का कारण उनका ब्रीडिंग सीजन हो गया। बट जब बहुत ज्यादा समर होगा, बहुत ज्यादा विंटर होगा, तो आपको फ्रॉग नहीं दिखाई देगा। और ऐसे टाइम पे वो कहाँ चले जाते हैं? तो वो, अगर समर है तो समर स्लीप में जाएंगे, टर्म होता है एस्टिवेशन। और अगर विंटर है तो विंटर स्लीप में चले जाएंगे, टर्म होता है हाइबरनेशन। मतलब थोड़ी देर के लिए खुद को हाइड कर लेते हैं, ठीक है, बोरो बना करके जमीन के अंदर चले जाते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, फ्रॉग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पीक समर और विंटर पे नहीं दिखाई देते। नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर, बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंडी में नहीं दिखाई देते। तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? डीप बोरो बना लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो एक्सट्रीम हीट हो, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो। नहीं को देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के साथ साथ, तो उनको खुद को बचाना है। बचाने के लिए जमीन के अंदर गड्ढा खोद खोद के उसके अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, चाहे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही हो। और इसी को बोला जाता है समर स्लीप। अगर समर स्लीप में गए तो नाम होगा एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। याद कैसे करना है? जो मैंने किया था, एस फॉर समर है और एस्टिवेशन में एस आता है, हाइबरनेशन में कोई एस नहीं है, ठीक है। समर एस से स्टार्ट होता है, छोटी छोटी चीजें हैं, मे बी अगर आपको ऐसे भी याद हो, बट नहीं याद है तो कर सकते हो।
समर स्लीप में एस है और यहाँ पे एस्टिवेशन में एस है, तो समर स्लीप मीन्स एस्टिवेशन, विंटर स्लीप मीन्स आपका हाइबरनेशन हो जाएगा। ये था आपका फ्रॉग। इतनी सारी चीजें थी फ्रॉग की, जनरल फीचर जो थे। हम लोगों ने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो फ्रॉग होते हैं, जो पहला पैराग्राफ था उसमें क्या लिखा गया था, ऐसे ही आपको करना है कि फ्रॉग क्या होता है। फ्रॉग आपका लैंड पे भी रह सकता है, फ्रॉग आपका फ्रेश वाटर में भी रह सकता है। क्लास है एम्फीबिया, क्लास क्या है, क्लास है उसकी एम्फीबिया। और उसके अलावा फाइलम क्या होता है, फाइलम है कॉर्डेटा। जो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो होती है आपकी राना टिग्रीना। कौन सी है, राना टिग्रीना। इसके अलावा बात आई कि जो फ्रॉग होता है, क्या उसकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आंसर इज नो। जो फ्रॉग होता है उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, पॉइकुलोथर्म्स होते हैं, क्योंकि उनका जैसा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा वैसा फ्रॉग का टेम्परेचर कन्वर्ट होता रहता है, चेंज होता रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता ही जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो फ्रॉग होते हैं, जो एम्फीबियंस होते हैं, वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ना समझ में आ गया। इसके बाद ये आया कि जो फ्रॉग होते हैं, अब अगर उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के साथ साथ, तो क्या वो बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी में दिखाई देंगे, तो आंसर आएगा नहीं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है, जब पीक समर होगा या फिर पीक विंटर होगा, उस टाइम पे वो डीप बोरो बना लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीमली हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से। तो अगर समर में प्रोटेक्ट करना है, समर स्लीप में जाना है, तो टर्म दिया गया एस्टिवेशन, और अगर विंटर में जाना है तो टर्म दिया गया हाइबरनेशन। इतना समझ में आया। इसके बाद एक थर्ड पॉइंट था, ये था कि कई बार क्या होता है कि जो फ्रॉग होते हैं वो ग्रास पे जाएंगे, उनका कलर कुछ और होगा, और जब वो ड्राई लैंड पे जाएंगे तो उनका कलर कुछ और होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, तो उसका आंसर आया कि खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉग ऐसा करते हैं, कैमोफ्लेज शो करते हैं कि जहां जाएंगे वैसा कलर उनका हो जाएगा। ग्रास पे जा रहा है तो ग्रास के कलर के हो गए, ड्राई लैंड पे गया तो ड्राई लैंड पे वैसा कलर उनका आ गया। ऐसा क्यों किया उन्होंने, खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए किया। क्या टर्म दिया गया, कैमोफ्लेज बोला गया। और जो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन शो कर रहा है, इसको नाम दिया जाता है मिमिक्री। जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, वो मिमिक्री शो करते हैं। क्या है, मिमिक्री शो करते हैं। इतनी सी बात थी। बाकी ये ड्यूरिंग पीक समर और विंटर वाली बात हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है। जब भी पैराग्राफ करते चलो, ठीक है, हम 1000 बार बोलते हैं, जब भी पैराग्राफ करते चलो, एक पैराग्राफ हो गया उसके बाद 2 मिनट रुका करो। देखो मैंने आई थिंक 2 मिनट से भी कम लगा, 2 मिनट रुका करो, उसको थोड़ा रिकॉल किया करो कि ब्रेन में कि अच्छा 10 पॉइंट थे, 10 पॉइंट में से कौन कौन सी चीजें थी। देखो इस पैराग्राफ में टोटल 3 पॉइंट्स थे। एक तो उसके टेम्परेचर से रिलेटेड था, दूसरा जो समर स्लीप विंटर स्लीप में जाता है, और तीसरा जो कैमोफ्लेज शो कर रहा था। फर्स्ट पैराग्राफ में लैंड ऑफ फ्रेश वाटर पर रह रहा था, क्लास और फाइलम की बात की गई थी। इसके अलावा एक कॉमन स्पीशीज की बात की गई थी, वो था आपका राना टिग्रीना। इस तरीके से याद किया करो, आपको चीजें याद होगी और एनसीईआरटी भी याद हो जाएगी। अगर मार्फोलॉजी की बात करोगे कि मार्फोलॉजी में क्या दिया गया है, तो देखो, हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी भी फ्रॉग का स्किन टच किया होगा, लेकिन देखा अगर होगा तो अगर आप देखोगे तो आपको उसकी स्किन थोड़ी सी चिपचिपी दिखाई देती है। मतलब हम लोग देखते ना कि अरे मेंढक है, थोड़ा सा घिन जैसा लग जाता है, या फिर आपका अर्थवर्म होता है, तो हम लोग देखते हैं ना कि अर्थवर्म होता है, थोड़ा सा स्किन, उसका जो स्किन होता है वो स्लिपरी होता है। फ्रॉग का स्किन उसका स्लिपरी होता है। तो क्यों स्लिपरी है, क्यों आपको स्मूथ दिख रहा है, क्यों ऐसा दिख रहा है, चिकना सा थोड़ा दिखता है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट है। म्यूकस की प्रेजेंस की वजह से जो फ्रॉग होता है उसकी जो स्किन है वो आपको स्मूथ दिखती है, स्लिपरी दिखती है। तो किसकी प्रेजेंस में, म्यूकस की प्रेजेंस में क्या होता है, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। स्किन कैसी होगी, अगर म्यूकस प्रेजेंट है तो हमेशा कैसी होगी, मॉइस्ट बनी रहेगी, हमेशा मॉइस्ट बनी रहेगी। अब जो फ्रॉग का कलर होता है ऊपर आपको दिखाई देगा, ऊपर कैसा दिख रहा है, अब जैसे ये फ्रॉग है आपका, ऊपर आपको डार्क ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, नीचे का थोड़ा ही पोर्शन दिख रहा है, बट ये आपको पेल येलो कलर, चलो पेल छोड़ दो, येलो कलर का तो दिख रहा है ना, ऊपर का डार्क कलर का दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन, और ऊपर की बॉडी पे कुछ पैचेस देखने को मिलेंगे। तो जो फ्रॉग होता है उसमें डोर्सल सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ये होता है ऑलिव ग्रीन कलर का, और प्लस पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं। और जो वेंट्रल सरफेस होता है ये होता है पेल येलो कलर का, इस पे कोई पैचेस प्रेजेंट नहीं होते। तो डोर्सल साइड में पैचेस प्रेजेंट होंगे, कलर होगा ऑलिव ग्रीन कलर। उसके अलावा जो वेंट्रल साइड है वहां पे कोई पैचेस प्रेजेंट नहीं होगा और कलर होगा पेल येलो कलर। देखो, द कलर ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन कलर होता है, प्लस डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेंट्रल साइड होता है वहां पे जो स्किन होती है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर की होती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन कि जो फ्रॉग होता है वो कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता, कभी भी पानी नहीं पीता है, जो भी पानी की जरूरत होती है वो स्किन से एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम लोग को प्यास लगी, हम लोग क्या किए, हम लोग पानी पी लिए, ऐसा थोड़े कि हम लोग अपना स्किन पानी के कांटेक्ट में लेके जाएगा, हमारा स्किन एब्जॉर्ब करने लगेगा, ऐसा थोड़े होता है कि हाँ हमें प्यास लगी तो हम लोग
ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होता। बट जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का स्किन वाटर एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉग का स्किन वाटर एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, हमेशा उसका स्किन ही वाटर एब्जॉर्ब करता है। डोर्सल साइड कैसी है? डोर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर की है, इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड कैसी है? पेल येलो कलर है और यूनिफॉर्मली है, मतलब ऐसा नहीं कहीं पे हल्का, कहीं पे गाढ़ा, कहीं पे स्पॉट्स, हर जगह आपको पेल येलो कलर देखने को मिलेगी। डोर्सल साइड पे स्पॉट्स, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया। और क्या था? स्किन कैसी थी? मॉइस्ट थी। क्यों मॉइस्ट थी? क्योंकि उसकी वहां पे म्यूकस प्रेजेंट था। इसके बाद आया कि जो बॉडी होती है, बॉडी में हम लोग कोई नेक नहीं देखेंगे, बॉडी में दो पार्ट देखेंगे, हेड एंड ट्रंक। क्या क्या देखेंगे? हेड एंड ट्रंक। क्या क्या? हेड एंड ट्रंक। नेक एंड टेल अपसेंट होती है। अबव द माउथ, माउथ के ऊपर वन पेयर नॉस्ट्रिल होता है, माउथ के ऊपर वन पेयर नॉस्ट्रिल होगा। इसके अलावा आईज आर बल्ज्ड, बल्ज्ड मतलब निकली हुई। अगर आप लोग कभी देखोगे, पता नहीं कभी सुना है या नहीं, जनरली लोग क्या बोलेंगे ना, किसी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, तो उसको बोला जाता है देखो मेंढक के जैसे उसकी आंखें, मेंढक के जैसे उसकी आंख बाहर निकली हुई है। तो बल्ज मतलब ही यही होता है कि बाहर निकली। तो जो मेंढक की आंखें होती हैं वो बल्ज होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और कवर होती है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। अब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का क्या रोल है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? जब आपका मेंढक पानी में होगा ना, तो उसकी आईज को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इससे याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए कि निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कर क्या रही है, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। किसको? आईज को। क्या लिखा गया है कि आईज कैसी है? आईज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जो कि उसको वाटर में प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि उसको वाटर में प्रोटेक्ट करके रखता है। अब बात की गई है कि आंख हो गया, आंख के दोनों साइड पे क्या होगा? दोनों साइड पे टिम्पैनम प्रेजेंट होगा। टिम्पैनम, टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, बस साउंड सिग्नल को रिसीव करेगा, ईयर के जैसा काम कर सकता है, बट आपका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। एक्सटर्नल ईयर आपके फ्रॉग में अपसेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या करता है? रिसीव करता है साउंड सिग्नल को। क्या करता है? साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। अब इसके बाद बात हो गई, चलो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने माउथ देखा, माउथ के ऊपर वन पेयर नॉस्ट्रिल देख लिया। उसके बाद आंखें कैसी थी? आईज आर बल्ज्ड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किसको? आईज को प्रोटेक्ट करती है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद बात आएगी, ईयर क्या था? ईयर एक्सटर्नल ईयर अपसेंट था, उसकी जगह पे होता है टिम्पैनम, जो कि साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। अब बात की जाएगी लिम्स की। फोर लिम्स, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्स हेल्प किसमें किसमें करता है? जो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होता है, किसमें किसमें काम हेल्प करेगा? एक तो आपका हेल्प करेगा स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग। लीपिंग मतलब आपने छोटे 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 मेंढक को देखा होगा ऐसे जंप करते हुए, तो वो जो जंप करते हैं उसको लीपिंग बोला जाता है। एंड बोरोइंग, जब वो समर स्लीप या विंटर स्लीप पे जाएगा, मान लो स्लीप में नहीं भी जा रहा है, फिर भी वो जो बोरो करने में हेल्प करता है, वो उसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब हेल्प करेंगे। हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब कौन से? पीछे वाले। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं, दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्ब। जो पीछे के लिम्स थे, ठीक है, ये देखो, यही तो है ना हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं? हाइंड लिम्ब में आपके 5 डिजिट्स होंगे। और कैसा है? लार्जर है। कैसा है? लार्जर है, लार्जर है। और कैसा है? मस्कुलर है। ठीक है, फोर लिम्ब में आपके 4 डिजिट्स ही होंगे, 4 डिजिट्स ही होंगे। अभी इसके आगे आप पढ़ोगे, ये फोर लिम्ब पे ही आपके कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं, या फिर वोकल सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं मेल फ्रॉग में। खैर फोर लिम्ब पे तो कपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा। क्या लिखा है? हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट। हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं, लार्जर होते हैं, मस्कुलर होते हैं इन कंपेरिजन फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में क्या होता है? फोर लिम्ब में आपके 4 डिजिट्स ही प्रेजेंट होते हैं, 4 डिजिट ही प्रेजेंट होते हैं। तो बताओ हाइंड लिम्ब में कितने डिजिट्स है? 5 डिजिट है। फोर लिम्ब में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक है, फोर 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 लिम्ब, 4 डिजिट, ऐसे याद करो। फीट है वेब्ड। फीट जो होते हैं वेब्ड होते हैं, जिससे कि स्विमिंग में हेल्प मिल सके। वेब्ड मतलब क्या? जैसे मान लो इस तरीके से लिम्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ नेटवर्क सा होगा जिससे स्विमिंग में हेल्प मिल सके, तो फीट कहते हैं वेब्ड है। वेब्ड डिजिट्स होते हैं जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग में फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब मेल फ्रॉग अलग होता है, फीमेल फ्रॉग अलग होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो मेल फ्रॉग होता है वो है आपका अलग, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग को कैसे बताया गया कि ये मेल है फीमेल है? हम लोग जो टर्र टर्र की आवाज सुनते हैं ना बारिश के टाइम पे, वो फीमेल फ्रॉग की नहीं होती, वो मेल फ्रॉग की होती है। जो मेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक प्रेजेंट होगा, प्लस एक कपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है। कपुलेटरी पैड कहाँ पे होता है? फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, जो कि फीमेल फ्रॉग में अपसेंट होगा। ये लाइन याद रखिएगा कि मेल फ्रॉग में क्या क्या है। मेल फ्रॉग में एक तो आपका वोकल सैक प्रेजेंट है, ठीक है, वोकल सैक प्रेजेंट है, और दूसरा कपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट है। कपुलेटरी पैड कहाँ प्रेजेंट होता है? फर्स्ट डिजिट में, किसके? फोर लिम्ब के।
इतना याद हो गया। तो देखो मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने ये देखा कि जो फ्रॉग की स्किन होती है मॉइस्ट होती है। क्यों मॉइस्ट है? क्योंकि इसकी स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट है। पहली लाइन खत्म। इसके बाद फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, वो हमेशा स्किन से पानी एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग का जो डोर्सल साइड होता है वह ऑलिव ग्रीन कलर का होगा, जो वेंट्रल साइड होगा वो आपका पेल येलो कलर का यूनिफॉर्मली होता है, पेल येलो कलर का। अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स थे वो दोनों साइड पे प्रेजेंट हो गए या सिर्फ सिंगल साइड पे, तो जो डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हैं वो सिर्फ एक साइड पे प्रेजेंट होंगे, वो साइड होता है आपका डोर्सल साइड। ठीक है। इसके बाद माउथ के ऊपर वन पेयर नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है। उसके ऊपर आपकी आईज जो होती हैं फ्रॉग की वो बल्ज होती हैं, बल्ज मतलब बाहर निकली हुई, और कवर्ड होगी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? जब आपका फ्रॉग जाएगा वाटर में तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ईयर के नाम पे क्या प्रेजेंट होता है? टिम्पैनम। फोर लिम और हैंड लिम की बात करते हैं। हैंड लिम कैसा है? हैंड लिम में 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स है। कैसा है? लार्जर है। और कैसा है? मस्कुलर है इन कंपेरिजन फोर लिम में 4 डिजिट। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है करेक्ट। जो मेल फ्रॉग होता है उसमें वोकल सैक भी प्रेजेंट होंगे और कपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। इतनी सी बात थी, बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके अलावा मार्फोलॉजी भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा अपना एनाटॉमी। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम लोग सारे ऑर्गन सिस्टम देखेंगे, ये कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, कैसे ब्रीदिंग कर रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग एनाटॉमी में ही देखेंगे। देखो 1 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। एनसीईआरटी करते चलो, जैसे जैसे मैंने बोला वही वही चीजें अंडरलाइन। देखो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको अंडरलाइन करने की जरूरत ना पड़े, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो आपको लगे कि आप बार बार भूल रहे हो उसको ही अंडरलाइन करो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज ऐसी होती है जिसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लिख करके याद करते हैं, बट मेरी मानो तो टाइम भी बचेगा और आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। रिकॉल करने का ट्राई करो, अपने दिमाग में सोचो। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, 10 पॉइंट्स थे, सोचो कि वो 10 पॉइंट कौन कौन से थे। इस तरीके से करोगे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। 1-2 बार आप ऐसा करोगे ना, आपका एक तो आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी। सोचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ना हमारे लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका दिमाग है उसको आप यूज करो। जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादा दिमाग में सोचा करो। बाहर निकल रहे हो, जो बच्चे बोलते हैं ना 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं, बताओ 16-17 घंटे कैसे पढ़ रहे हैं? किताब खोल के बैठे नहीं। वो लोग अगर वॉक भी कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे भी उनके दिमाग में चल रहा है, अच्छा फ्रॉक था, ऐसा था, तो सेल पढ़ा था, सेल ऐसा था, सेल डिवीजन ऐसा था, उसमें लेप्टोटीन में ऐसा हुआ था, जाइगोटीन में ऐसा हुआ था, पैक्सीटीन में ऐसा हुआ था। ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है। अगर आपको देखो 1-2 बार आपको करना पड़ेगा, 1-2 बार 10-15 दिन आपको करना पड़ेगा सारी चीजें। आप बाहर निकले, आप सोचो कि जो मियोसिस फर्स्ट था उसमें कौन कौन सी चीजें हुई थी, ये सब सोचो, कौन कौन सी स्टेजेस थी, साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या था, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में क्या होता है। एक बार बाहर निकलो, जेनेटिक्स के सारे डिसऑर्डर्स देख लो, ये सब करो, ये सब करना पड़ेगा। ये सब करोगे सिलेक्शन होगा, बिना ये सब किए किसी का ना हुआ है ना आपका होने वाला है। और अगर हो भी गया तो बहुत बेकार सा कॉलेज मिलेगा। देखो हम बोलते हैं ये बात, हम मानते भी हैं कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, बट जब आपके पास भी वही 1 साल है, किसी और बच्चे के पास भी जब वही 1 साल है, तो आपको कम में क्यों एडजस्ट करना है? क्यों आपको कम में एडजस्ट करना है? मतलब अगर आपके थोड़ा सा और मेहनत कर देने से आप अच्छी जगह पे जा सकते हो, बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हो, तो आपको क्यों नीचे ही रहना है? आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मौका है, हर चीज है आपके पास, रिसोर्सेज है, टाइम है अभी आपके पास, 5-5.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो एडजस्ट मत करो। ठीक है। चलो, ये आपका ब्रेक टाइम था। तो जब भी इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत हिल सकते हो, क्योंकि 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका था। ये आपका ब्रेक टाइम था। अब स्टार्ट होता है आपका एनाटॉमी। ठीक है। एनाटॉमी में क्या क्या है? द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या देखेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और सारी चीजें वेल डेवलप्ड होती भी हैं आपके फ्रॉग के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अच्छे तरीके से देखिएगा, ह्यूमन के साथ थोड़ा बहुत लिंक करके देखिएगा। टर्म्स आपको थोड़े बहुत रिलेटेबल लगेंगे, तो उससे क्या होता है ना कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देखो कहां से स्टार्ट होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सब कुछ छोड़ो, हम आपको बताते हैं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप क्या देखोगे? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों है? क्योंकि
फ्रॉग आपका कैसा है, कार्निवोरा है। कार्निवोरा मतलब इंसेक्ट खा रहा है, मतलब प्री डाइजेस्टिव मटेरियल इसके पास आ रहा है। जब भी आप देखोगे ना जो कार्निवोर्स होते हैं ना, उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है क्योंकि उनके पास प्री डाइजेस्टिव मटेरियल आ रहा है। बट जो लोग ग्रास खाते हैं, जो लोग ग्रीन चीजें खा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स खा रहे हैं, प्लांट बेस्ड चीजें खा रहे हैं, उनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो इन कंपेरिजन लॉन्ग होता है क्योंकि उन्हें डाइजेशन, प्रॉपर डाइजेशन करना पड़ता है। लेकिन जो कार्निवोर्स होते हैं उनका एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसको याद कर लो, माउथ से स्टार्ट हुआ। माउथ से कहाँ गया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग से जाएगा आपका ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से शॉर्ट, ओइसोफेगस से गया स्टमक, स्टमक से गया इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें ह्यूमन में होती हैं। इंटेस्टाइन से चला जाएगा क्लोएका, क्लोएका से आउटसाइड, जो भी आपका फीकल मैटर होगा ये सब यहाँ से आउटसाइड चला जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है कार्निवोर्स की, कहां से स्टार्ट होगी, माउथ, माउथ देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ओइसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद आ जाएगा आपका क्लोएका। ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। देख लो यहाँ पे, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स, फ्रॉग कैसे होते हैं, कार्निवोर्स है, इसलिए जो उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो आपका शॉर्ट होता है, एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, और इसी की वजह से जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस्ड होती है। इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉग की वो है शॉर्ट, एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉग की वो है शॉर्ट, कार्निवोर्स होते हैं, एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो भी छोटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। द माउथ, अब इसके बाद देखिए माउथ कहाँ ओपन होता है, माउथ ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में, दैट लीड्स टू द ओइसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। माउथ ओपन हुआ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में पहुंच गया। ओइसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब, ओइसोफेगस कैसी है, शॉर्ट ट्यूब है। ओइसोफेगस कैसी है, शॉर्ट ट्यूब है, जो कि ओपन होती है स्टमक में। स्टमक कहाँ ओपन हो रही है, स्टमक में ओपन हो रही है, विच इन टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, जो कि कंटिन्यू करती है इंटेस्टाइन में, रेक्टम, उसके बाद फाइनली ओपन होता है क्लोएका में, फाइनली क्लोएका में ओपन होकर के बाहर चला जाता है, जो भी चीजें होती है। क्या बोला, एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, शॉर्ट थी, फ्रॉग कैसा है, कार्निवोरा है, करेक्ट। तो इंटेस्टाइन कैसी हो गई, रिड्यूस्ड हो गई। इसके बाद माउथ ओपन हुआ बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी ओपन हुई आपकी फेरिंग्स में, फेरिंग्स ओपन हुई आपकी ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक कहाँ गया, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन कैसी थी, रिड्यूस थी। इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम ओपन हो जाएगा आपका क्लोएका में, ठीक है। अब बात करेंगे लिवर की, ठीक है, दो चीजें पढ़ेंगे, लिवर और पैंक्रियाज, लिवर एंड पैंक्रियाज, ठीक है। देखो यहां पे देख लो आप, लिवर क्या करता है, लिवर बाइल सिक्रीट करेगा, और बाइल जो स्टोर होता है, बाइल स्टोर होगा गाल ब्लैडर में, बाइल स्टोर हुआ कहाँ, गाल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल क्या करता है, बाइल फैट का ब्रेक डाउन करता है, इमल्सीफाई करता है फैट को, इमल्सीफाई। ये सारी चीजें लिखी गई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, लिवर क्या सिक्रीट किया, बाइल, बाइल क्या करती है, फैट का इमल्सिफिकेशन करती है, मतलब उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करती है, और ये बाइल स्टोर कहाँ हो रहा है, स्टोर हो रहा है गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर हो रहा है, गाल ब्लैडर में। अब इसके अलावा एक और चीज है, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज क्या करेगा, पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज भी पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पैंक्रियाटिक जूस किसको, किसका ब्रेक डाउन करेंगे, ये ब्रेक डाउन करते हैं कार्ब्स का एंड प्रोटीन का, किसका, कार्ब्स का एंड प्रोटीन का, ठीक है, कार्ब्स एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। इतना समझ में आ गया कि लिवर, लिवर क्या बनाई, बाइल, बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, बाइल कहाँ स्टोर हो रहा है, गाल ब्लैडर में। और पैंक्रियास क्या सिक्रेट किया, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है, जब डाइजेशन चलता है ना, जब डाइजेशन चलता है, जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वहां पे ये होता है बेटा जी कि ये जो गाल ब्लैडर है ना, गाल ब्लैडर से निकला बाइल और पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है, ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आ जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। ये होता है आपका कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में क्या क्या आया है, कुछ बच्चों को लगता है कि सिर्फ बाइल ही आया, नहीं, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आपका बाइल भी आता है और उसके साथ साथ पैंक्रियाटिक जूस भी आता है। पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही साथ जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, एलिमेंट्री कैनाल कैसी थी, शॉर्ट थी, क्यों, कार्निवोरस एनिमल है। इंटेस्टाइन कैसी थी, रिड्यूस्ड थी। माउथ ओपन होता है
माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी ओपन हुआ ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस कहाँ जाता है, सॉरी माउथ ओपन हुआ बकल कैविटी में, बकल कैविटी। ये सब आपको जब भी टीचर गलत हुए हो ना तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि ये सामने वाला इंसान गलत बोला है, आपका टीचर ही क्यों ना हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए गलत। कई बार क्या होता है ना कि चीजें मिस हो जाती है, ऐसा नहीं कि मुझे वो चीज याद नहीं है, बट क्लिक नहीं करता उस टाइम पे, थोड़ा सा मिस हो जाता है कंटिन्यूअसली बोलते बोलते, बट आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला गलत बोल रहा है। तो माउथ कहाँ पे, बकल कैविटी में, बकल कैविटी से कहाँ गया फारिंग्स, फारिंग्स से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या है, स्टमक से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्टमक से। डाइजेशन स्टार्ट हो गया स्टमक से, ठीक है। अब जो स्टमक में डाइजेशन होगा, क्या कंप्लीट डाइजेशन होगा, नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पास डाउन होता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में भी कहा, ड्यूडिनम में, कहां पे, ड्यूडिनम में, ड्यूडिनम में पास होता है। चलो यहाँ पे देख लो, स्टमक से हम यहाँ पे बताने, देखो स्टमक है, ठीक है, स्टमक से पास हुआ क्या, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको बोला जाता है काइम। काइम क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलना है, काइम बोलना है। काइम कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम किसका पार्ट है बेटा, इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ड्यूडेनम में गया। क्या ड्यूडेनम में सिर्फ काइम जाता है, नहीं, ड्यूडेनम में और क्या क्या आ रहा है, ड्यूडेनम में एक तो आपका बाइल भी आ रहा है ना, जो कि फैट का ब्रेक डाउन करेगा, और आपका पैंक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में हो जाता है डाइजेशन कंप्लीट, ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ड्यूडेनम में डाइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो भी डाइजेशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, किससे, विलाई एंड माइक्रोविलाई से, विलाई एंड माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, स्टमक में क्या स्टार्ट हुआ था, डाइजेशन। अब एक बार बताओ स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ, अपने आप हो गया, नहीं, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, आपके स्टमक में आपके एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं। क्या क्या प्रेजेंट है, एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस, एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है स्टमक में, वहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। पार्शली डाइजेस्टेड फूड नीचे जाता है, कहाँ जाता है, ड्यूडेनम के पास, क्या बोला जाता है, काइम। तो ड्यूडेनम में क्या है, ड्यूडेनम में आपको काइम आ गया, अब प्लस उसके साथ साथ बाइल आता है कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस भी आ जाता है। बाइल गैस किसका एमल्सिफिकेशन करेगा, फैट का करेगा, और बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस किसका किसका करेगा, कार्ब्स का, प्रोटीन का करेगा। अब डाइजेशन यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट, जो सॉलिड वेस्टेड अभी भी बच जाते हैं, डाइजेशन नहीं हो पाता उनका, वो चले जाते हैं क्लोएका के थ्रू बाहर, क्लोएका के थ्रू, रेक्टम से होते हैं क्लोएका के थ्रू बाहर चले जाते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार देख लो। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, शॉर्ट है, क्यों, कॉर्निवोलेंस है, इंटेस्टाइन रिड्यूस होगी। पहला क्या, माउथ, माउथ कहाँ गया, माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी ओपन हुआ फैरिंग्स में, फैरिंग्स ओपन हुआ ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस कैसी है, शॉर्ट, ओइसोफेगस जाएगी स्टमक में, स्टमक ओपन होगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन ओपन हो जाएगा आपका रेक्टम के थ्रू क्लोएका में। इतना हो गया। स्टमक वो जगह होती है जहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक वो जगह, ह्यूमंस में भी यही था, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टमक वो जगह है जहां पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन स्टार्ट स्टमक में हुआ कैसे, क्योंकि यहाँ पे एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं। अब स्टमक में जो डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ स्टमक में, डाइजेशन से भी स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई भी चीज डाइजेशन स्टार्ट होगा, तो अब वो प्रॉपर जैसा फूड था वैसा नहीं, अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा, तो जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको बोला जाता है काइम। क्या बोलते हैं, काइम। अब काइम पास डाउन होगा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में एक तो गया आपका काइम। अब इस काइम का क्या होता है, तो लीवर सिक्रीट करता है बाइल, बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, और ये बाइल स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। तो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आएगा, और प्लस पैंक्रिया से निकला हुआ पैंक्रियाटिक जूस भी आता है इसी ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में काइम था ही, काइम के साथ साथ क्या आ गया, बाइल, बाइल आ गया जो कि फैट का ब्रेक डाउन कराएगा, और साथ ही साथ पैंक्रियाटिक जूस भी आ गया जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएंगे, डाइजेशन करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पे क्या हो जाता है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद जो इनर वॉल होती है ड्यूडेनम की, वहां पे विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो अनडाइजेस्टेड अभी भी बच जाता है, जो सॉलिड वेस्टेड अभी भी बच जाते हैं, इनका डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो पास डाउन करते हैं रेक्टम में, रेक्टम के थ्रू क्लोएका में, वहां से बाहर चले जाना है। और क्लोएका से क्या क्या बाहर जाता है, फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म, ये सब क्लोएका से बाहर चला जाता है। देखो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए हम आपको यहाँ से बता रहे हैं।
डाइजेशन में क्या था, फ्रॉग कैसा है, कार्निवोरा है। एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, शॉर्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। फूड कैप्चर्ड होती है बाय बाइलोब्ड टंग। याद रखिएगा कि जो फ्रॉग की टंग होती है वो कैसी है, फ्रॉग की टंग है बाइलोब्ड। कैसी है, बाइलोब्ड टंग होती है। तो कहां से स्टार्ट हुआ, टंग, जो बाइलोब्ड टंग वो बाहर गई, खाने को पकड़ा, अंदर लेकर के आई, इंसेक्ट विंसेक्ट जो भी उसको खाना उसको अंदर लेकर के आया, माउथ में आया, फिर गया बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से पैरिंग से गया ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से गया स्टमक में। अब स्टमक में हुआ डाइजेशन स्टार्ट। अब जब स्टमक में डाइजेशन हो गया स्टार्ट, तो वहां पे डाइजेशन स्टार्ट करा कौन है, एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है स्टमक में। उसके बाद जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है काइम वो पास डाउन होगा इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में पास डाउन होता है। और ड्यूडेनम में क्या होता है, गॉल ब्लैडर से आता है बाइल, और पैंक्रियाटिक जूस आता है पैंक्रियाज से। कहां से, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू आता है, वहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और जो इनर वॉल होती है ड्यूडेनम की, वहां पे विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जो सॉलिड वेस्टेड अभी भी बच गए जिनका डाइजेशन नहीं हो पाया, वो रेक्टम के थ्रू क्लोएका से होते हुए बाहर चले जाते हैं। इतना सा था डाइजेशन, एंड आई होप आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरा ट्राई किया है। ठीक है, मैंने पूरा ट्राई किया है। ऐसे लिख के याद करोगे ना, समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि मैम कुछ चीजें आप बोल रहे हो, बोल के याद करो, कुछ चीजें लिख के याद करो, तो देखो ये सब फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है ना, तो याद करोगे याद हो जाए। रीड करें, देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट है बिकॉज फ्रॉग कैसा है, फ्रॉग कार्निवोरा है, हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन रिड्यूस। जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो है कैसी है, रिड्यूस्ड है। द माउथ ओपन्स इनटू द बक्कल कैविटी, माउथ ओपन होती है बक्कल कैविटी में, दैट लीड्स टू द ओइसोफेगस थ्रू पैरिंग्स। माउथ ओपन हुई बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी गया पैरिंग्स में, पैरिंग्स गया ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस है शॉर्ट, ओइसोफेगस है शॉर्ट ट्यूब। ओपन होता है स्टमक में, स्टमक से कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम, और फाइनली ओपन हो जाता है क्लोएका से बाहर। लिवर बाइल को सिक्रीट, लिवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर। लिवर सिक्रीट करती है बाइल जो कि स्टोर होता है गाल ब्लैडर में। पैंक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि प्रोड्यूस करेगी पैंक्रियाटिक जूस को कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। फूड कैप्चर होता है बाई बाइलोब्ड टंग, जो बाइलोब्ड टंग है वहां से फूड को फ्रॉग कैप्चर करता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड का वो बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। जो स्टमक की वॉल्स हैं वो एचसीएल हाईलाइट करना, नहीं तो आप कहोगे कि मैम कुछ हाईलाइट ही नहीं करती। देखो डाइजेशन किससे स्टार्ट हुआ, एचसीएल और गैस्ट्रिक जूसेस जो कि सिक्रेट होती हैं स्टमक की वॉल से, उसकी वजह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टमक में। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जिसको काइम बोला जाता है, पास होता है स्टमक से फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोला जाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम रिसीव कर, अब बताओ ड्यूडेनम क्या क्या रिसीव किया था। ड्यूडेनम एक तो बाइल रिसीव किया था, कहां से, गाल ब्लैडर से, और पैंक्रियाटिक जूस रिसीव किया था कहां से, पैंक्रियास से, थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि बाइल करता क्या है, बाइल इमल्सिफाई करता है फैट को, और जो पैंक्रियाटिक जूस है वो डाइजेस्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को। तो फैट भी खत्म, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन भी खत्म। इसके बाद लिखा गया है कि जब फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में हो जाता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई एंड माइक्रोविलाई जो कि प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, तो वहां से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। The undigested solid waste moves into the rectum and passes out through cloaca। जो भी undigested material अभी भी रह जाता है, solid wastes अभी भी रह जाते हैं, वो cloaca के थ्रू बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका रेस्पायरेशन। क्या आएगा, रेस्पायरेशन। डाइजेशन हो गया, अब आएगा आपका रेस्पायरेशन। ठीक है, सब 5-5 मिनट का है। देखो, जब फ्रॉग आपका रहेगा वाटर में, वाटर आप बताओ, वाटर में प्रॉब्लम आती है ना, तो वाटर में करेगा स्किन से, और जब स्किन से करेगा तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। और अगर गया लैंड पे भाई हवा खुला खुला हर चीज रहता है, तो लैंड पे ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो लैंड पे स्किन, बक्कल कैविटी से भी करेगा, स्किन से भी करेगा और लंग से भी करेगा। ठीक है, और अगर करेगा लंग्स से, अगर लंग्स से रेस्पायरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन। पल्मोनरी रेस्पायरेशन, तो क्या फ्रॉग के पास लंग्स होते हैं, हाँ भाई होता है ना, 1 पेयर लंग्स उसके पास भी होता है, 1 पेयर लंग होता है, सैक लाइक होता है, आई थिंक पिंक कलर का होता है।
और इसके अलावा जब हम लोग स्लीप की बात करते हैं, हाइबरनेशन में जाएगा या एस्टिवेशन में जाएगा, हाइबरनेशन में जाए या एस्टिवेशन में जाए, इस टाइम पे भी ये कैसे करेगा, स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है, स्किन से ही रेस्पिरेशन करता है। तो तीन चीजें आएगी वाटर में, लैंड पे, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में। वाटर में स्किन से करेगा बाय डिफ्यूजन, ठीक है, स्किन से रेस्पिरेशन। आप लोग फ्रॉग को जब बहुत करीब से देखोगे ना, उसकी स्किन ऐसे 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 हिलती रहती है, मैंने देखा है ना, इससे मुझे पता है, उसकी स्किन ऐसे ऐसे हल्का हल्का मूव करती है, वो रेस्पिरेशन करता रहता है। तो स्किन से जब रेस्पिरेशन करेगा बाय डिफ्यूजन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन जब समर स्लीप या विंटर स्लीप में जाएगा तो उस टाइम पे भी स्किन से ही रेस्पिरेशन करेगा। और जब लैंड पे रहता है वहां पे तीन मेथड है रेस्पिरेशन करने का, आपका स्किन से कर सकता है, बक्कल कैविटी से कर सकता है, और साथ ही साथ लंग से कर सकता है। अगर लंग से करेगा, स्किन से कर रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया, बट अगर लंग्स से कर रहा है तो बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, फ्रॉग का जो ट्रंक का अपर पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है ट्रंक का, वहां पे आपके लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स में कैसा, लंग्स जो रेस्पिरेशन हो रहा है कैसा रेस्पिरेशन है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। लंग्स कैसे हैं, वन पेयर लंग्स होते हैं, इलोंगेटेड हैं, पिंक कलर के हैं, सैक लाइक है, कहते हैं वन पेयर इलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक। एयर नॉस्ट्रल से आती है, बक्कल कैविटी में जाएगी, फिर लंग्स में चली जाएगी। तो कौन कौन से थ्री मेथड हम लोगों ने देखे रेस्पिरेशन, तीन जगह पे तीन टाइप का होगा। अगर आपका फ्रॉग वाटर में है तो स्किन से करेगा डिफ्यूजन से, अगर स्किन से करे तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। समर स्लीप या विंटर स्लीप में है तब भी स्किन से करेगा। अगर लैंड पे है तो वहां पे बहुत वैरायटी मिल जाती है, स्किन से भी कर सकता है, बकल कैविटी से भी कर सकता है, और आपका लंग से भी कर सकता है। लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, ट्रंक की, बॉडी के दो पार्ट्स थे ना, हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक को मत बोल देना, हेड एंड ट्रंक। ट्रंक का जो अपर पार्ट होता है वहां पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स वन पेयर लंग्स है, और कैसे है, सैक लाइक है, और कैसा कलर है, पिंक कलर है। देखो ऑन लैंड एंड, चल क्यों गया, फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। लैंड और वाटर पे दो अलग अलग मेथड से रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग। वाटर में स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वाटर में जब फ्रॉग होगा तो स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है और बोला जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में जो की होती है उसे एक्सचेंज हो जाता है थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। जो डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर में होती है उसका डिफ्यूजन के थ्रू स्किन से होता हुआ डिफ्यूजन हो जाता है। जब लैंड पे होगा, लैंड पे क्या होता है, लैंड पे तो बहुत ज्यादा वैरायटी मिली थी ना, लैंड पे बक्कल कैविटी से करेगा, स्किन से करेगा, और लंग्स से करेगा। ये सारे एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अगर रेस्पिरेशन लंग्स से हो रहा है तो इसको बोला जाएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन, अगर स्किन से हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और अगर लंग्स से हो रहा है तो पल्मोनरी respiration. The lungs are pair of elongated pink colored sac structures present in the upper part of the trunk region. जो lungs है वो कहाँ present है, upper part में present है trunk region के। कैसे होते हैं, सैक लाइक है, एयर इंटर करती है नॉस्ट्रल में और बाहर जाएगी बक्कल, नहीं एयर इंटर की नॉस्ट्रल के थ्रू, फिर बक्कल कैविटी में जाएगी, फिर लंग्स में चली जाएगी। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम पे भी जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो कैसे होता है, थ्रू स्किन के थ्रू हो रहा होता है। इसके बाद अगर वैस्कुलर सिस्टम की बात करी जाए कि वैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में, द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब प्रॉपर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी। तो जो फ्रॉग का वैस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होगा, क्लोज टाइप का होगा। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, एक तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होगा ही फ्रॉग के पास, और साथ ही साथ उसके अलावा फ्रॉग के पास एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। क्या क्या है, एक तो वेल डेवलप्ड एंड क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, और उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें आपका हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड। लिम्फ चैनल मतलब जहां से लिम्फ आपका फ्लो करेगा। तो जो आपका एक तो होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होगा लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद बात की जा रही है कि हार्ट कैसा है। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। हार्ट कैसा है, हार्ट कैसा है, हार्ट मस्कुलर है, सिचुएटेड कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में सिचुएटेड है। तीन चैम्बर्स होते हैं, तीन चैम्बर हैं फ्रॉग के हार्ट में। कौन कौन से तीन चैम्बर है, दो आर्टरिया, वन वेंट्रिकल, टू आर्टरिया एंड वन वेंट्रिकल। और किससे कवर्ड है, पेरिकार्डियम से। किससे कवर्ड है, पेरिकार्डियम से। कितने चैम्बर, थ्री चैम्बर। कौन कौन से, दो आर्टरिया, एक वेंट्रिकल। किससे कवर्ड है, पेरिकार्डियम से। हार्ट कैसा है, मस्कुलर है, कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। इसके बाद एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस ज्वाइंस द राइट आर्टरिया। देखो मान लो ये आपका हार्ट है, आपका नहीं, फ्रॉग का हार्ट है, ठीक है। ये राइट आर्टरिया है, ये लेफ्ट आर्टरिया है, और ये वेंट्रिकल है। तो जो
अपर पार्ट होता है राइट आर्टरिया का, यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस ट्राइंगल शेप का। ठीक है, ये ट्राइंगल शेप का कहाँ प्रेजेंट है? राइट आर्टरिया के पास में। तो क्या लिखा गया है? ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट आर्टरिया। राइट आर्टरिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट रिसीव्स ब्लड, ये ब्लड रिसीव करता है। ये ब्लड रिसीव करेगा कहाँ से? ब्लड रिसीव करता है वेना कावा से। वेना कावा से ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। एक्चुअली यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन। मेजर वेन से ब्लड रिसीव करता है, जिसको वेना कावा बोला जाता है। मेजर वेन से, वेना कावा से ब्लड रिसीव करता है। वेंट्रिकल ओपन होता है इनटू ए सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। राइट आर्टरिया पे साइनस वेनोसस प्रेजेंट था, इसके अलावा वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे कोनस आर्टेरियोसिस प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। इसको आप यहां से समझ लो, यहां से आपको बेटर समझ में आ जाएगा। देखो सर्कुलेशन क्या है? सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है। वास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम दोनों प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है? हार्ट है, ब्लड वेसल है, ब्लड है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या है? लिम्फ है, लिम्फ चैनल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, अब देखो हार्ट कैसा है? हार्ट मस्कुलर है, करेक्ट, हार्ट मस्कुलर है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट है, कवर्ड होता है पेरिकार्डियम से। 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल। अब एक बात बताओ, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है। हार्ट में राइट आर्टरिया के ऊपर ट्रायंगुलर साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। साइनस वेनोसस क्या करता है? मेजर वेन, मेजर वेन कौन सी? वेना कावा। वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है। अब बात की जा रही है वेंट्रिकल की। राइट आर्टरिया पे क्या प्रेजेंट है? साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। वेंट्रिकल के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है कोनस आर्टेरियोसस। कोनस आर्टेरियोसस क्या प्रेजेंट है? कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है साइनस वेनोसस। ठीक है, कैसा है? ट्रायंगुलर है। किससे कनेक्टेड है? राइट आर्टेरिया से। मत भूलिएगा कि वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड है वो है कोनस आर्टेरियोसस, और जो राइट आर्टरिया से कनेक्टेड है वो है आपका साइनस वेनोसस। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वेना कावा, वेना कावा से साइनस वेनोसस, वहां से चला जाता है राइट आर्टरिया में। अब वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कोनस आर्टेरियोसस में, वहां से चला जाता है सारे बॉडी में। इतना समझ में आ गया? यही है फ्लो पूरा। सॉरी, देखो देखो ए ट्रायंगुलर कैसा है हार्ट? हार्ट हैज 3 चैम्बर, 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल। कंफ्यूज मत होइएगा, 2 आर्टरिया हैं, 1 वेंट्रिकल है। किससे कवर्ड है? पेरिकार्डियम से। किससे कवर्ड है? पेरिकार्डियम से। इतना समझ में आ गया? इसके बाद लिखा गया है ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट आर्टरिया। राइट आर्टरिया पे क्या प्रेजेंट है? साइनस वेनोसस प्रेजेंट है। ब्लड रिसीव करता है मेजर वेन्स से, जिसको बोलते हैं वेना कावा। साइनस वेनोसस जो कि प्रेजेंट है राइट आर्टरिया पे, वो कहां से ब्लड रिसीव कर रहा है? मेजर वेन्स। कौन सी मेजर वेन्स? वेना कावा से ब्लड रिसीव करता है। इसको यहीं पे खत्म करो। अब स्टार्ट होगा कोनस आर्टेरियोसस की कहानी। वेंट्रिकल ओपन होता है, वेंट्रिकल ओपन होता है सैक लाइक कोनस आर्टेरियोसस में, जो कि वेंट्रल साइड में हार्ट के प्रेजेंट होता है। कोनस आर्टेरियोसस, वहां पे क्या ओपन हुआ? आपका वेंट्रिकल ओपन हुआ। इसके बाद लिखा गया कि द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरी। जो ब्लड हार्ट से जा रहा है सारे पार्ट में, वो आर्टरी से जाता है, इसलिए इसको आर्टरियल सिस्टम बोला जाता है। द वेन्स कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम। और जो वेन्स होती हैं वो वेनस सिस्टम बना देती हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट से ब्लड को रिसीव करके। स्पेशल नर्वस कनेक्शन, सॉरी स्पेशल वेनस कनेक्शन लिखा गया है। स्पेशल, ये इसको याद रखिएगा, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड, आपको 2 तरीके का वेनस कनेक्शन देखने को मिलेगा, एक लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में और दूसरा किडनी और लोअर पार्ट के बीच में। तो जो वेनस और जो किडनी, सॉरी जो लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में है उसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो किडनी और लोअर पार्ट के बीच में उसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। 2 टाइप के वेनस कनेक्शन कौन कौन से? जो आपके लिवर के बीच में होगा, लिवर और किडनी के बीच में, सॉरी कंफ्यूजन हो गया। जो देखो एक प्रेजेंट होगा आपका लिवर एंड इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होगा आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक प्रेजेंट होगा किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट के बीच में, लोअर बॉडी पार्ट के बीच में, ये होगा आपका रिनल पोर्टल सिस्टम। रिनल पोर्टल सिस्टम, इतना समझ में आ गया? रिनल पोर्टल सिस्टम। अब लिखा गया कि जो द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड में एक तो आपका प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा एंड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होंगी। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स वही होंगी जो कि आपकी ह्यूमंस में होंगी।
आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, आरबीसी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है और उसमें रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वहीं पे आप लिम्फ की बात करोगे, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड और उसमें आरबीसी और प्रोटीन्स एब्सेंट होता है, आरबीसी और प्रोटीन दोनों एब्सेंट होगा। ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को और वाटर को टू द रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ये सारी चीजें वो अदर रिस्पेक्टिव साइड से कलेक्ट करता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। जो हार्ट कंटिन्यूअसली ब्लड को पंप कर रहा है, इसी की वजह से सर्कुलेशन हो पाता है। देखो इतने पूरे में सिर्फ आपको इतना से लिखा गया है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ब्लड फ्रॉग कैसा था, फ्रॉग में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा है, क्लोज्ड टाइप का। यहां से देख लो, यहीं से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट है। वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है, ब्लड होगा, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ चैनल होगा, लिम्फ नोड होगा। लिम्फ में क्या क्या नहीं होगा, लिम्फ में क्या होता है, आरबीसी और प्रोटीन एब्सेंट होता है, लिम्फ में आरबीसी और प्रोटीन एब्सेंट होगा। लेकिन जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड में दो चीजें प्रेजेंट होंगी, एक सेल्स और एक प्लाज्मा। ठीक है, सेल्स कैसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी कैसी, न्यूक्लिएटेड और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगी। अब इसके बाद हार्ट की बात की गई। हार्ट कैसा होता है, मस्कुलर है, बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, मस्कुलर है, बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है। किससे कवर्ड है, कवर है पेरिकार्डियम से। कितने चैम्बर, 3 चैम्बर। ठीक है, 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया 1 वेंट्रिकल। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि जो आर्टरिया होता है, जो आर्टरिया, ये राइट आर्टरिया पे ट्रायंगुलर शेप का साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है, साइनस वेनोसस प्रेजेंट होता है जो कि मेजर वेन्स से, कौन सी मेजर वेन, वेना कावा से ब्लड को रिसीव करता है। फिर वेंट्रिकल से ब्लड जाता है सैक लाइक स्ट्रक्चर कोनस आर्टेरियोसस में, जो कि हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहां से पूरी बॉडी में चला जाता है। इतनी सी चीज है सर्कुलेशन में, आपको याद रखनी होगी। और कुछ स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अगर आपका लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और अगर किडनी और लोअर बॉडी पार्ट के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। क्या आप करेंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। स्पेशल वेनस सिस्टम क्या होता है, वेन ब्लड को कनेक्ट करेगी अलग अलग बॉडी पार्ट से और उसको हार्ट में भेजती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा एक्सक्रीशन। कैसा होता है, यूरियोटैलिक होता है। एलिमिनेशन, फ्रॉग कैसा है, यूरियोटैलिक है। ठीक है, यूरिया का सेक्रेशन करता है। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप देखोगे एक तो प्रेजेंट होगा आपका किडनी, वन पेयर किडनी मतलब 2 किडनी। उसके अलावा यूरेटर भी 1 पेयर मतलब 2। यूरिनरी ब्लेडर एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा क्लोएका। ठीक है, तो क्या लिखा गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर किडनी प्रेजेंट होगा, 1 पेयर यूरेटर प्रेजेंट होगा, क्लोएका यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑफ बोथ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में पीछे की साइड डार्क कलर के सिचुएटेड होते हैं। ईच किडनी, दोनों किडनी किससे मिलकर बनी होती है, सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स होती हैं किडनी की, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन या यूनिफेरस टिब्यूल भी बोल दो, यूरिनिफेरस टिब्यूल भी इसी को बोल सकते हो आप। क्या बोला, एलिमिनेशन में क्या क्या दिया गया है बता दो। एलिमिनेशन में क्या है, एलिमिनेशन में वेल डेवलप्ड आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या क्या होगा, किडनी है, यूरेटर है, क्लोएका है, यूरिनरी ब्लैडर है। कैसा है, कॉम्पैक्ट है, डार्क रेड बीन कलर का होता है। सिचुएटेड कहां पे है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में, बैक साइड। ठीक है, पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड है। किडनी किससे मिलकर बनी है, किडनी में सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जिसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोला जाता है। अब जैसे मान लो ये आपका किडनी है, किडनी से निकलेगा यूरेटर, जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से क्लोएका के थ्रू बाहर चला जाएगा। एलिमिनेशन ना, कॉम्पैक्ट डार्क किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल फंक्शन। हाँ, किडनी किससे किसके मिलके बनी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको एक्चुअली मेरा भाई आया हुआ था तो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारी किडनी कहाँ है, मेरी किडनी तो यहाँ पे है, तो उसकी किडनी बॉडी के अपर पार्ट में शिफ्ट हो चुकी है। क्या लिखा गया, किडनी में क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन बोला जाता है। 2 यूरेटर्स निकलते हैं किडनी से। ठीक है, मेल फ्रॉग में। अब यहां से थोड़ा सा कहानी ट्विस्ट होगी। जब भी आप मेल फ्रॉग की बात करोगे या फीमेल फ्रॉग की बात करोगे, एक आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। जो मेल फ्रॉग होगा, मेल फ्रॉग में यूरेटर आपका स्पर्म भी लेकर के जाएगा और आपका यूरिन भी लेकर के जाएगा।
मेल फ्रॉग की बात की जा रही है। मेल फ्रॉग में यूरेटर आपका स्पर्म भी लेके जा रहा है, यूरिन भी लेके जा रहा है, लेकिन अगर वहीं फीमेल फ्रॉग की बात करोगे तो वहां पे यूरेटर सिर्फ यूरिन लेकर के जाएगा और ओवरी, ठीक है, ओवा कहां से जाएगा आपका, वो उसके लिए स्पेशल आपको ओविडक्ट होता है। ये जो नाइंसाफी है ये हो गई है, लेकिन ऐसा है कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग में यूरेटर एक्ट करता है एज अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट मतलब यूरिन भी जा रहा है और स्पर्म भी जा रहा है, बट इन फीमेल यूरेटर अपना यूरिन लेकर के जाएगा और उसके अलावा ओविडक्ट वो लेकर के जाएगी जो कि उसको लेके जाना चाहिए। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल हो गया, नेफ्रॉन हो गया, 2 यूरेटर इमर्ज करते हैं फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। मेल दोनों इमर्ज करेंगे फीमेल में भी, बट यहाँ पे ये सिर्फ मेल की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ मेल को लेकर के चलेंगे। क्या बोला गया, 2 यूरेटर इमर्ज करते हैं फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग के किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर एक्ट करते हैं एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन इनटू द क्लोएका। मेल में यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यूरेटर एक्ट करेगा एज लाइक यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म भी पास करेगा, बट इन फीमेल द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट आर सेपरेटेड। यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका, दोनों अलग अलग क्लोएका में खुलती है। अब आप ये देखो, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल। मेल में आपको सिर्फ एक डक्ट दिख रही होगी, सिर्फ एक दिख रही होगी, यही आपकी यूरेटर है, यही आपकी यूरिनोजेनाइटल डक्ट है। बट फीमेल में देखो, फीमेल में आपको एक ये दिख रही होगी, एक ये दिख रही है, तो ये आपकी यूरेटर है, ये आपकी ओविडक्ट है। टोटल 4 डक्ट दिख रही है, 2 पेयर। एक पेयर आपकी यूरेटर होती है फीमेल में, एक पेयर आपकी ओविडक्ट होती है। बट जो मेल में सिर्फ सिंगल यूरेटर होता है, 1 पेयर यूरेटर होगा जो कि एक्ट करता है एज लाइक यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्यों? क्योंकि वहां से आपका यूरिन भी पास हो रहा है और वहीं से उसका स्पर्म भी पास हो रहा होता है। तो मेल और फीमेल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फीमेल में यूरिन पास कराने के लिए और ओविडक्ट, यूरेटर ओविडक्ट दोनों अलग अलग क्लोएका में ओपन होती है, बट जो मेल होता है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें यूरेटर होता है जो कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट की जैसे एक्ट करेगा और वही क्लोएका में जाकर के ओपन हो जाएगा। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। जो यूरिनरी ब्लैडर कहां प्रेजेंट है? रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। कहां पे ओपन करेगा? क्लोएका में। द फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, इसलिए इसको यूरियोटैलिक एनिमल बोलते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरीड बाय द ब्लड इनटू द किडनी। एक्सक्रीटरी वेस्टेज ब्लड से होते हुए किडनी में जाते हैं, जहां पे वो अलग और एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं क्लोएका से। इतना समझ में आ गया? बहुत कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ आपको इतना याद रखना था कि जो कौन कौन सी चीजें एक्सक्रीटरी सिस्टम में। 1 पेयर किडनी है, 1 पेयर यूरेटर है, 1 यूरिन ब्लैडर, 1 क्लोएका, ठीक है। मेल फीमेल। मेल में यूरेटर एक्ट करेगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट की जैसे, वहां से यूरिन भी पास होगा, वहां से स्पर्म भी पास होगा। बट जो फीमेल होती है, फीमेल में यूरेटर अलग होगा, ओविडक्ट अलग होगा। इतना समझ में आ गया? और इसके अलावा यूरिन ब्लैडर कहां प्रेजेंट है? रेक्टम के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया? बस इतनी सी चीज दी गई है। यूरियोटैलिक एनिमल होता है ना, यूरिया का एक्सक्रीशन करेगा। अब इसके बाद स्टार्ट होगा मजेदार चीज जिसको बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व होगा आपके फ्रॉग में। कैसा है? हाईली इवॉल्व है। कैसा है? हाईली इवॉल्व होता है। आपको CNS, PNS, ANS और क्या क्या होता है, मतलब जितनी भी चीजें इंडोक्राइन ग्लैंड, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे आपने ह्यूमन में देखा वैसे आपको यहाँ पे भी हर एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व्ड इन अ फ्रॉग, इट इंक्लूड बोथ। इसमें आपके नर्वस सिस्टम भी आएगा, इसमें आपका नर्वस सिस्टम भी आएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होगा। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय द हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। जो भी बॉडी के वेरियस सिक्रीशंस चलते रहते हैं, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से चलते हैं। हार्मोन कहां से निकलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से निकलते हैं। अब अगर ये बात करोगे कि फ्रॉग के इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से प्रेजेंट है, तो एक तो आपका पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स है, एड्रीनल है और गोनेट्स है। याद करिएगा कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, एड्रीनल एंड गोनेट्स, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में। अब बात की जाएगी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में CNS प्रेजेंट होगा, PNS प्रेजेंट होगा और ANS प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हो जाओगे आप कंफ्यूज, इसलिए अब आप यहाँ से देखो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वेल डेवलप्ड है, न्यूरल सिस्टम भी प्रेजेंट है, इंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। अब बात आएगी कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी प्रेजेंट है, थाइमस प्रेजेंट है, थायराइड, पैराथायराइड और पीनियल बॉडी, एड्रीनल, गोनेट्स और पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, ये सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये थी इंडोक्राइन सिस्टम की बात। अब बात की जाएगी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम कैसा है? न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में देखो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मिलेगा,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मिलेगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा पीएनएस, पीएनएस में क्या क्या आएगा? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व कितनी कितनी होंगी? 10 पेयर होगी। क्रेनियल नर्व 10 पेयर, स्पाइनल नर्व 10 पेयर। सीएनएस में दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहाँ होती है? ब्रेन एक बोनी कैविटी होती है, क्रेनियम, उसी में फ्रॉग का ब्रेन प्रेजेंट होता है। फ्रॉग कहाँ प्रेजेंट है? किससे इनक्लोज्ड है? क्रेनियम से। स्पाइनल कॉर्ड किससे इनक्लोज्ड है? ये रही स्पाइनल कॉर्ड, किनारे किनारे वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम, इसी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे। अब ठीक है, समझ गए? ऐसा ही होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड किससे इनक्लोज्ड है? वर्टिबल कॉलम से। ब्रेन किससे इनक्लोज्ड है? आपका क्रेनियम से। तो हाँ, एक बार देख लो कि जो इंडोक्राइन सिस्टम था, सॉरी, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था फ्रॉग का, वो वेल डेवलप्ड था। न्यूरल सिस्टम भी था और इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट थे। करेक्ट? जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स थे वो कौन कौन से थे? हार्मोन सीक्रेट कर रहे थे, कौन कौन से थे? पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पीनियल, ठीक है ना, पीनियल बॉडी, एड्रिनल, गोनेट, पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स। इसके अलावा न्यूरल सिस्टम में क्या क्या था? सीएनएस था। सीएनएस में आएगा आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा आएगा पीएनएस, पीएनएस में क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और इसके बाद आएगा आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद बात की जाएगी ब्रेन की। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। पहले हम लोग इतना देख लेते हैं। देखो, द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। अब यहाँ पे लिखा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। कहां से राइज करेंगे? ब्रेन से। जो क्रेनियल नर्व थे, किसके पार्ट थे? पीएनएस के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। वो कहां से राइज होंगे? ब्रेन से राइज होंगे। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। ब्रेन कहां पे प्रेजेंट है? ब्रेन बॉक्स में, जिसको बोलते हैं क्रेनियम। ब्रेन डिवाइड होगा 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब यहां से होगा खेल शुरू, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब देखो, जो फोर ब्रेन है आपका, फोर ब्रेन में 3 पार्ट, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रेरल हेमिस्फेयर। देखो, ये है ऑल्फैक्टरी, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा मुझे मुर्गे की टांग के जैसा लगता है, लेकिन ठीक है, अब ये जो है वो है, ये ऑल्फैक्टरी लोब, फिर सेरिब्रेरल हेमिस्फेयर, इसके बाद डाइनसेफेलॉन। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से? 1 पेयर ऑल्फैक्टरी लोब, 1 पेयर सेरिब्रेरल हेमिस्फेयर और सिंगल डाइनसेफेलॉन। ठीक है, सॉरी, 1 पेयर ऑल्फैक्टरी लोब, 1 पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर, 1 पेयर डाइनसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन में 1 पेयर ऑप्टिक लोब, ये रहे ऑप्टिक लोब, 1 पेयर ऑप्टिक लोब। हाइंड ब्रेन में 2, एक आएगा आपका सेरिबेलम और आएगा मेडुला ओब्लंगाटा। ये रहा सेरिबेलम, ये रहा मेडुला ओब्लंगाटा। अब जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है, ये पास करेगा फोरामेन से। ये मान लो, ये आपका फोरामेन मैग्नम है, यहां से आपका पास करेगा मेडुला ओब्लंगाटा और नीचे कंटिन्यू कर जाता है एज स्पाइनल कॉर्ड। यही चीज देखो, यहाँ पे मैंने ह्यूमन का लेके बोला था। ये रहा फोरामेन मैग्नम, ये होता है फोरामेन मैग्नम, ये है आपका मेडुला पास करेगा फोरामेन मैग्नम से और कंटिन्यू करेगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंक्लूड, फोर ब्रेन में क्या क्या आता है? फोर ब्रेन में आएगा आपको ऑल्फैक्टरी लोब कितने? पेयर्ड। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने? पेयर्ड। डाइनसेफेलॉन कितने? अनपेयर्ड। मिड ब्रेन में क्या क्या आएगा? ऑप्टिक लोब कितने थे? 2 थे, ऐसे ऐसे गोल गोल तो थे ना। हाइंड ब्रेन में 2, कौन कौन से? सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगाटा। इसके बाद आया जो मेडुला ओब्लंगाटा पास करती है थ्रू द फोरामेन मैग्नम और कंटिन्यू करेगी स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि इनक्लोज होता है वर्टिबल कॉलम से, वर्टिबल कॉलम। ये रहा वर्टिबल कॉलम, याद है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब इसके बाद होगा आपका सेंसरी ऑर्गन की बात की जा रही है फ्रॉग में, कि फ्रॉग में जो बहुत अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑर्गन ऑफ टच, जिसको सेंसरी पैपिला बोलेंगे। टेस्ट के लिए जो सेंसरी ऑर्गन होता है उसको टेस्ट बड बोलेंगे। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। विजन आईज से होता है। हियरिंग के लिए टिम्पैनम और इंटरनल ईयर्स प्रेजेंट होते हैं। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। बाकी जितने होते हैं वो सारे सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं। अराउंड नर्व एंडिंग देखो कौन कौन सी देखी आपने? एक देखा सेंसरी पैपिला, नेजल एपिथेलियम, टेस्ट बड, आईज एंड टिम्पैनम। तो ये जो आईज है, ठीक है, आईज और टिम्पैनम,
टिम्पैनम, ठीक है, यही वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। बाकी जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, चाहे सेंसरी पैपिला हो या उसके अलावा टेस्ट बड हो या नेजल एपिथेलियम, ये सारे सेलुलर एग्रीगेशंस होते हैं। इसके बाद आया है कि आईज इन अ फ्रॉग आर ए पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट ऑफ स्कल। ये हो चुका है। आईज कैसी होती है? सिंपल आई, कॉकरोच के जैसा नहीं है, कंपाउंड आई होगा, पॉजेसिंग ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग में, सिर्फ टिम्पैनम प्रेजेंट होगा जो कि आपका हियरिंग का भी काम करेगा और बैलेंसिंग का भी काम करेगा। इसके बाद आएगा रिप्रोडक्शन। क्या आएगा? रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, ये तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था। देखो, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल सी चीज आपको पहले ही बता दी गई है कि जो मेल होता है, मेल में यूरेटर ही एक्ट करेगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट के जैसा, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो, फ्रॉग है वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें वन पेयर येलोइश ओवॉइड टेस्टिस होता है। ओवॉइड टेस्टिस होता है, कैसा कलर है? येलोइश है। कितना है? वन पेयर है। कहां पे प्रेजेंट है? अपर पार्ट में, किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, कनेक्ट होता है पेरिटोनियम से, जिसको मेसोर्चियम बोलते हैं। देखो, ये रहा, इसको मेसोर्चियम बोलेंगे। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना? चलो, नहीं दिख रहा पिंक से, अब दिखा, इसी को मेसोर्चियम बोलेंगे। तो टेस्टिस कैसा है? ओवॉइड शेप का है, वन पेयर है, किडनी के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, और क्या बोला जा रहा है? डबल फोल्डेड से पेरिटोनियम, जिसको मेसोर्चियम बोलते हैं। वॉसाइफ्रेंसिया निकलती है 10 से 12, कहां से? टेस्टिस से। दे इंटर इन किडनी ऑन दियर साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। देखो, वॉसाइफ्रेंसिया टेस्टिस था, ठीक है, ये रही वॉसाइफ्रेंसिया, टेस्टिस से वॉसाइफ्रेंसिया निकली, कितनी? 10 से 12। कहां ओपन होंगी? किडनी के अंदर बिडर्स कैनाल प्रेजेंट होते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि बिडर्स कैनाल कहां प्रेजेंट होते हैं, तो मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बिडर्स कैनाल कहां प्रेजेंट है? मेल फ्रॉग में प्रेजेंट है। तो टेस्टिस से निकली वॉसाइफ्रेंसिया कहां चली गई? बिडर्स कैनाल में चली गई, बिडर्स कैनाल में चली गई। इसके बाद फाइनली क्या होगा? फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब ये कम्युनिकेट करेगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट से, ठीक है। उसके बाद बाहर आएगी किडनी से और ओपन करेगी क्लोएका में, क्लोएका में ओपन करेगी, उसके बाद स्पर्म बाहर चलाएगा। क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। हम लोगों ने क्या देखा? टेस्टिस कैसा है? ओवॉइड है, वन पेयर है, येलोइश कलर का। कहां प्रेजेंट है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। किससे अटैच है? डबल फोल्डेड पेरिटोनियम, जिसको मेसोर्चियम बोला जा रहा है। टेस्टिस से निकली वॉसाइफ्रेंसिया 10 से 12, जाती है बिडर्स कैनाल में। बिडर्स कैनाल कहां प्रेजेंट है? किडनी में प्रेजेंट है। बिडर्स कैनाल के थ्रू होती हुई जाएगी यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, वहां से क्लोएका के थ्रू बाहर चली जाती है। स्पर्म आ गया आपके बाहर। अब बात करेंगे फीमेल की, अब बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में जैसे जो हम लोगों ने मेल में देखा था, हम लोगों ने मेल में क्या देखा? हम लोगों ने क्या देखा कि किडनी के अंदर जा रहा है, किडनी के अंदर जाना पड़ रहा है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता ओवरी का और किडनी का, ये बात याद रखिएगा। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन इन बिटवीन किडनी एंड ओवरीज, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो देखो, ओविडक्ट अलग है, सिर्फ उसके ऊपर आगे लगा होता है, कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरी। क्या क्या प्रेजेंट है उसमें? वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है, वन पेयर ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी, ओवरी किडनी के पास में सिचुएटेड होती है। देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, ओवरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज, एक पेयर ओविडक्ट ओवरी से अराइज होती है, ओपन होती है, ओपन होगी क्लोएका में सेपरेटली, क्लोएका में सेपरेटली ओपन होगी। एक, अब इसके बाद बात की जा रही है कि एक मैच्योर फीमेल कितना एग ले कर सकती है, तो 2500 से 3000 एक बार में। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, ठीक है, वाटर में होगा। डेवलपमेंट में कई सारे लार्वल स्टेज बनते हैं, ठीक है। जो लार्वल स्टेज होता है उसको टैडपोल बोला जाता है। टैडपोल अंदर जाएगा मेटामॉर्फोसिस में, मतलब कई टैडपोल से एडल्ट बनने में, एडल्ट फ्रॉग बनने में कई सारे स्टेजेस आएंगे, जिसको मेटामॉर्फोसिस बोला जा रहा है। अब इसके बाद बात की जाएगी कि क्या फ्रॉग का कोई इकोनॉमिकल यूज है। जैसे कॉकरोच की बात की गई थी, तो कॉकरोच का कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं था, फिर भी धरती पे जी रहे हैं। अब देखो, अगर आपको चाहिए कि आपका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बने, आप इस देश के लिए, दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए वैल्यूएबल हो, तो काम कीजिए, अपना थोड़ा रोल प्ले कीजिए अपने घर में। नहीं तो एक कहते हैं ना कि ठीक है, माँ बाप इसलिए प्यार कर रहे हैं कि आप उनके बेटे हो या फिर बेटी हो, आपको कोई रोल नहीं है खुद का कि आप एक डॉक्टर हो, सर्व कर रहे हो, कंट्री को सर्व कर रहे हो, अपने यहाँ के लोगों को, पुअर पीपल को सर्व कर रहे हो, या फिर कोई कुछ भी
ठीक है, तो आपका कोई रोल नहीं है अभी तक। अगर आपको रोल चाहिए, पढ़ो, पढ़ लिख के मेहनत करो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, सेलेक्ट हो, पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, फिर कंट्री को सर्व करो, अपने आसपास के लोगों को सर्व करो, अपनी फैमिलीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, क्योंकि वो लोगों ने आपके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया है। तब जाकर के आएगी आपकी इंपॉर्टेंस, तब जाके आएगी आपकी वैल्यू। तो बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होता। कॉकरोच के जैसे मत बनो, कॉकरोच के जैसे मत बनो। क्या है, फ्रॉग आर बेनिफिशियल एंड मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। अब देख लो, फ्रॉग कीड़ा भी खा जा रहा है फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉग कीड़ा भी खा जा रहा है फिर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है क्योंकि सब करता है एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फूड चेन और फूड वेब के बीच में प्रेजेंट होता है इकोसिस्टम के। और इसके अलावा आप लोगों ने फ्रॉग के मस्कुलर फूट देखे थे, तो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, जहां पे उसके मस्कुलर लेग को एज अ फूड खाया जाता है। आदमी लोग किसको ना खा लें। हाँ, तो जो फ्रॉग का मस्कुलर फूड है वो भी एज अ फूड यूज किया जाता है। अब अलग अलग कंट्रीज, अब इंडिया का मुझे नहीं पता, यहाँ पे अलग अलग कंट्री लिखा गया है, तो बाकी आज के टाइम पे कोई कुछ भी खा लेता है। तो ये था उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग को फ्रॉग हो जाता है पूरा खत्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर लिंक ना मिले भाई तो थोड़ा सा चैनल को इधर उधर देख लिया करो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आपको क्लास 11 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फर्स्ट प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जाके देख सकते हो। कॉकरोच ऑलरेडी मैंने करा दिया है। यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुकी है। 4th अभी मैंने नहीं कराया है। 5th यूनिट में ब्रीदिंग हो चुका है, सर्कुलेशन चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप एनसीईआरटी से कवर करना है, कोई भी कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो गारंटीड है आप पढ़ो। देखो, ऐसा मैंने उसमें कुछ घोल के नहीं रखा है कि आप एक बार पढ़ोगे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पढ़ोगे गारंटीड आपको समझ में आएगा, 50-60% आपको समझ में आएगा। फिर खुद से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये सब करना पड़ेगा। आप मेरा पढ़ोगे, आप किसी और एजुकेटर का पढ़ोगे ना, इतनी मेहनत आपको आपके एंड से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना मेहनत के पेड़ा खाने का अगर सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। बाकी अच्छे तरीके से पढ़िए। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हो कि मैम ये डाउट आ रहा है। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा वहां पे आपकी उतनी हेल्प की जाएगी। बट ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रहेगा। पर्सनल लाइफ के कोई डिस्कशन हमारे यहाँ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ सबकी एक जैसी ही चलती है। सबके यहाँ प्रॉब्लम है, सबके यहाँ खुशियां हैं, सबके यहाँ दुख है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, XYZ, आपको फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे आइए या फिर यूट्यूब के वीडियो में कमेंट कीजिए। ठीक, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, बट इंजॉयमेंट के लिए नहीं, आप उसको इंप्लीमेंट कर सको अपने अंदर तो ही बात कीजिए। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।